हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस कमाल के चैनल पर जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपको मेन में इसका दिख ही जाएगा, एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 12th में। आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। एक है आपके पास ये सॉल्यूशंस, दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक और चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो चैप्टर है वो रिलेटिवली इजी है उन दोनों से। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप एकदम आराम से कर लोगे। तो ठीक है, चलो बिना देरी किए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना है साथ में। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट वगैरह करोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे हैंड रिटन ही है, लेकिन फिर भी यार खुद के नोट्स खुद के होते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि साथ साथ पॉज करके बनाते जाओ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, सोल्यूशन होता क्या है? सबको पता है सोल्यूशन क्या होता है? सर कुछ नहीं, होमोजीनियस homogeneous mixture of two or more compounds। दो या दो से ज्यादा लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है? सोल्यूशन है। ये तो बचपन से पता है सर, आगे बताओ। अच्छा, सोल्यूशन अगर आपको पता है तो ये पता होगा सोल्यूशन में इसके दो कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं? सोल्यूशन में होता है आपके पास सॉल्यूट, ठीक, और एक होता है सॉल्वेंट। यस सर, यही होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसको भी अगर क्लासिफाई करें, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं आपको, है ना, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इससे आपको क्या बन रहा है आपके पास? मान लो इससे बन रहा है आपके पास NaCl एक्वस, NaCl का एक्वस सोल्यूशन बन गया। ठीक, ध्यान से देखना। तो ये तो सोल्यूशन बन गया है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? अगर मैं इसका 10 ग्राम लेता हूं, है ना, इसका 10 ग्राम, और इसका मान लो मैं 100 ग्राम लेता हूं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि NaCl क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। आराम से बता सकते हो आप। ठीक, लेकिन मान लो अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि यार ये इस बार 100 ग्राम है, ठीक है, मान लो ये इस बार 100 ग्राम है और ये इस बार 10 ग्राम है वाटर, क्या आपका जवाब बदल जाएगा? मतलब अगर NaCl का अमाउंट में ज्यादा ले लूं, इसकी क्वांटिटी देखो, अब 100 ग्राम, पहले 10 थी, ये 100 ग्राम था, अब यहां पर NaCl 100 ग्राम है और वाटर 10 ग्राम है, तो मुझे बताओ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है तो गड़बड़ है। पता है क्यों? हमें देखो, बचपन में हम लोग को तो सिखाते ही हैं कि जो रिलेटिवली कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट, और जो रिलेटिवली मोर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। कभी भी आपको अगर ये देखना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो फाइनल फिजिकल स्टेट देखना। इनकी जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगी ना, देखो इन दोनों को मिलाने पे जो फाइनल फिजिकल स्टेट आएगी, फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी लिक्विड। फाइनल स्टेट तो लिक्विड ही होगी ना। आप सोच के देखो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना सारा नमक है, इतने से पानी में कैसे घुलेगा? अरे भाई, नमक का ढेर है तुम्हारे पास, नमक का ढेर है, उसमें डालो पानी थोड़ा सा ही, तो जितने एरिया को वो कवर करेगा उतने को तो घोल ही लेगा, लिक्विड फेस तो बनाएगा उतने में। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फील आ रहा है? तो समझना जब भी आपका जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन है, उसका जो फिजिकल स्टेट है ना, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो आपको देखना है। तो इतने में तो मेरे को समझ में आ गया कि NaCl और वाटर लूंगा तो जो फाइनल फिजिकल स्टेट आने वाला है वो लिक्विड आने वाला है। तो मेरे दोनों कंपोनेंट्स में, मतलब NaCl में और वाटर में, मेरे को ये देखना है कि वो फिजिकल स्टेट किसकी है, मतलब लिक्विड फिजिकल स्टेट किसकी है, वाटर की है। तो मेरा सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर। मतलब इस केस में भी वाटर ही क्या है, इस केस में भी वाटर ही सॉल्वेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात में। ठीक, मतलब यहां से क्या बात पता चली हमको? हमको ये बात पता चला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट से डिसाइड करेंगे। फाइनल फिजिकल
स्टेट से डिसाइड करेंगे, ठीक। और एक दो बात अब ध्यान से देखना, मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे इस बार आपके पास एग्जांपल है अल्कोहल ले लो, ले क्या लो, एग्जांपल है बस, ठीक है, और वाटर ले लो। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपके पास जुगाड़, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्कोहल है, पानी है, दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड है। अगर मैं ये 30 ml लिया, ठीक, इसको मैंने मान लो 70 ml ले लिया, ठीक, कंफर्म पता है इस बार ये जो आइटम है ये क्या बनने वाला है, सल्यूट। अब क्या, अब सर आप कम ज्यादा क्यों देख रहे हो? अब अरे भाई इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, जो बनेगा उसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो फिर अमाउंट देखना। जब सल्यूट सॉल्वेंट मतलब जो भी कंपोनेंट आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में, उनका फिजिकल स्टेट और जो बन रहा है सॉल्यूशन उसका फिजिकल स्टेट सेम आ जाए, तो फिर आपको अमाउंट ही देखना है, ठीक है। तो ये 30 ml लेसर अमाउंट में है, तो ये आपका सल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक, ध्यान देना। अच्छा एक और चीज, मान लो मैं दूसरा केस ये ले लूं, इसको ले लूं 70 ml, इसको ले लूं 30 ml। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा सॉल्वेंट, अब ये बन जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, और ये क्या बन जाएगा, सल्यूट। अच्छा मान लो एक और केस लिया मैं, सर इसको भी 50 ml ले लिया और उसको भी 50 ml ले लिया। अब जब दोनों सेम टू सेम हो जाए, तो फिर बचपन में तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि पानी को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। अब ये क्या हुआ, इंग्लिश से बताता हूँ, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सुने हो ना ऐसा, तो बस उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए इसको अपन क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा इस बार, सल्यूट, ठीक। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी सर, है ना, ये सब तो हमको पता था। अच्छा इसमें एक दो बातें आपको और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखो सॉल्यूशन के टाइप्स जो होते हैं ना, सॉल्यूशन के टाइप्स अगर मैं बात करूं तो देखो आपको क्या क्या मिल सकता है, मतलब हमारे काम का ही लिखूंगा मैं, अपने को जो पढ़ना है। वैसे देखो लिक्विड सॉल्यूशन मिल सकता है ना, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, गैस को लिक्विड में मिला दिया ऐसा, ठीक है। और आपको मिल सकता है गैस का, गैस को भी मिला दिया, मिक्सचर बना दिया, है ना। आपको सॉलिड का भी मिल सकता है, पर हमारे काम का क्या है पता है, इस चैप्टर में हम लोग 90% बातें इसी की करेंगे, और 10% हेनरी लॉ वगैरह कुछ पढ़ोगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी पढ़ोगे, है ना। तो हमारे काम का यही दोनों है, ठीक है, यही दोनों, ये। और एक कमाल की बात, हमारे केस में, हमारे इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सॉल्वेंट होने वाला है वो वाटर ही होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब लिख लो वाटर इन दिस चैप्टर, वाटर इज अवर सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर ही सॉल्वेंट होगा, ठीक है, यूजुअली, ठीक। अब अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो उसके बारे में एक दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर ml, या तो आप चाहो तो 1 ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो मोलैरिटी और मोलैरिटी होती है दोनों सेम होगी, है ना। सोच के देखो, मोलैरिटी भी वही होगी और मोलैरिटी भी वही होगी, क्यों? क्योंकि यार अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो चाहे आप 1000 ग्राम लो चाहे 1000 ml लो, आएगा तो वही, क्योंकि 1000 ग्राम ही तो 1000 ml के बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डेंसिटी 1 है तो। और इसकी जो वैल्यू होगी, मैं पूछ दूं क्या तुम लोगों से, चलो 55.5 होता है, बता ही दिया। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, बस बाकी तो हो जाएगा। अच्छा एक दो बातें और, खैर ये तो तुम्हें पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है ना, केल्विन में लेके चलोगे तो मैनेज कर लेना। और फ्रीजिंग पॉइंट भी सबको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये सब तो पता ही है सर, बचपन से पढ़ते हुआ है। तो एक काम कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलो। चलो यार आगे चलते हैं, वेपर प्रेशर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग वेपर प्रेशर के इर्द गिर्द रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से समझा दूंगा, ठीक है, फोकस लगाना यार, है ना, हाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर, अबे वेपर प्रेशर होता क्या है, बात करने वाले हैं।
ठीक, ध्यान से देखना और समझना। एक मैं कंटेनर बनाता हूं यहां पे, ठीक है, ठीक, ऐसे मेरी ड्राइंग यार कमाल की है, लेकिन मानना पड़ेगा। अरे यार अच्छा नहीं दिख रहा है, रुको रुको। पूरा गड़बड़ कर दिया मैं, रुको फिर से बनाता हूँ। हाँ बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा यार, बनना पड़ेगा इसे। ठीक है चलो मैनेज कर लेना थोड़ा सा तो डायग्राम। अरे यार ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ ठीक है चलो। ज्यादा हो गया क्या चौड़ा? ठीक है चलो ना, देख लेंगे, थोड़ा सा समझना ही तो है। ठीक है ये देखो, अब ये क्या चीज है समझना। ये है मैनोमीटर, ठीक है, प्रेशर नापते हैं मरकरी का हाइट से। 720 mm, 720 बोलता हूँ, 760 mm ऑफ एच जी, ऐसा कुछ याद है? प्रेशर वगैरह नापते थे 180 m इक्वल टू 760 mm, याद आ रहा है? हाँ वो मरकरी के हाइट से नापते हैं ना, तो बस वही मैनोमीटर है। मतलब यहाँ पर जो भी हाइट का डिफरेंस आएगा ना, उससे मैं प्रेशर नाप लूंगा। ठीक, इसमें मैं एक वोलेटाइल लिक्विड भरता हूँ। वोलेटाइल लिक्विड समझते हो? वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जिसका इवेपोरेशन हो, मतलब वेपर्स फॉर्म हो। तो इसमें मैंने भर दिया एक वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। अब सोचो, यहां पर मैं हीटिंग नहीं कर रहा हूं ना, अभी बिल्कुल हीटिंग नहीं कर रहा हूं। दो टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, एक होगा ऐसे सरफेस के बीच में, मान लो ऐसे 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 करके, तो यहां पर इस पे अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से लग रहा होगा, पता है ना, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन लगता है। तो ऐसे है ना, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, नेट डायरेक्शन में जो है इसमें अट्रैक्शन फोर्स, मतलब सारे डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि सब डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो एफ नेट इसका जीरो हो जाएगा। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल अज्यूम करो जो सरफेस पे है, तो इसमें ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, देखो, मतलब जो बीच में होगा उसमें सब तरफ से फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन वाला, लेकिन जो सरफेस पे होगा, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा, उसमें सब तरफ से नहीं लगेगा। मतलब इसका जो एफ नेट है, इसका जो एफ नेट है, नेट फोर्स, वो नॉन जीरो आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ना, ऊपर तरफ से तो कुछ फोर्स लगेगा नहीं, समझ में आ रहा है? देखो इधर इधर इधर, इधर से मान लो दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, ऊपर तो खाली है, लेकिन जो बीच में है उसमें सब तरफ से लग रहा है। समझ में आ रहा है ना ऊपर वाला? हाँ, अब ध्यान से देखना और समझना। पहले कहानी सुनाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पता होगा तुम्हें, है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास भी किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होती है ना। लिक्विड के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मान लो अगर ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है कि वो इस वाले अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। सोच के देखो ना, यहाँ पर क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है ही, यहाँ पर, यहाँ नहीं है ना लायकों, यहाँ है, यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है, ऊपर वाला मामला खाली है तुम्हारी तरफ। अरे यार सर रोस्ट क्यों करते हो? अरे मतलब इसमें देख रहे हो ना, इधर इधर और इधर लग रहा है, ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर इस मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हुई, कौन सा मॉलिक्यूल? सरफेस वाला मॉलिक्यूल। सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो लिक्विड के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। क्या बोला मैं? फिर से बोलता हूं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। मतलब वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, यहां पर। मतलब धीरे 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 करके ऐसे ऐसे यहां पर वेपर्स बनने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर आ तो रहा है समझ में। ठीक, ऐसे धीरे धीरे करके वेपर बनने लगेगा, और ये जगह खाली है तो यहां से भी ऐसे ऐसे करके वेपर जो है जाने लगेंगे, मतलब ऐसे, इधर ऐसे। अब इधर अगर वेपर्स जाएंगी तो ऑब्वियसली इस पे प्रेशर लगेगा मरकरी के ऊपर, तो यार इसके हाइट में डिफरेंस आएगा, हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब मैं प्रेशर नाप लूंगा कि भाई ये जो वेपर्स बन रहे हैं वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर नीचे होगा तो मैं उस हाइट से 760 mm वाला जुगाड़ लगा के प्रेशर नाप लूंगा। अब ध्यान से देखना और समझना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये जो
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब वेपराइज होने लगेंगे, मतलब इवेपोरेशन होगा ना, जानते हो ना इवेपोरेशन वाली कहानी, तो ये ऊपर उड़ने लगेगा। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स, जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ने लगेगा, नंबर बढ़ने लगेगा तो कोलिजन भी ज्यादा होगा बढ़िया से, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे इन लोग ज्यादा होंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, मतलब धीरे 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 करके प्रेशर तो बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे इवेपोरेशन होते जाएगा, मॉलिक्यूल ज्यादा होने लगेंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, पर ऐसा देखा गया कि कुछ देर के बाद प्रेशर कांस्टेंट हो गया था, मतलब हाइट में डिफरेंस नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद प्रेशर क्या हो गया था, कांस्टेंट, हाइट में डिफरेंस नहीं आ रहा था। और उस समय के जो प्रेशर की वैल्यू थी, जब ये कांस्टेंट हो गया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, उस समय के प्रेशर की वैल्यू को ही वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब पूरी कहानी को लिखते हुए समझाता हूं, ठीक, ध्यान देना। क्या देखो, ड्यूरिंग, अरे ड्यूरिंग क्या, लाइक गैसेस, लिक्विड molecules also have kinetic energy at a given temperature, ठीक। the molecules which are present at the surface of liquid, at the surface of liquid, if they have sufficient, if they have sufficient kinetic energy, they can break the attraction force, they can break the attraction force and will get converted into vapors। मतलब समझ में आया कि नहीं? the molecules which are present at the surface of liquid if they have sufficient kinetic energy, मतलब जो सरफेस में प्रेजेंट है ना, सरफेस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हुई तो वो अट्रैक्शन फोर्स को, अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएंगे। ऊपर निकले मतलब वेपर में कन्वर्ट हो गए ना, वही तो लिखा है, दे कैन ब्रेक दी अट्रैक्शन फोर्स एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। ध्यान से देखना, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, ध्यान रखना इसको। बोर्ड में आ रहा है कि नहीं पूरा? एक मिनट, हाँ आ रहा है, ठीक। ये इवेपोरेशन कहलाता है। अब सोचना, एक दो बातें और बताता हूं मैं तुम्हें। मेरे को बताओ, ये कंटेनर, सीधा एग्जांपल है ना, इवेपोरेशन तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे पास एक कटोरी पानी है, कटोरी में पानी है, अब उस पानी को मैं छोड़ दिया रूम में, तो हो सकता है कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद तो पूरा पानी उड़ जाए, इवेपोरेट हो के यार। पर मान लो अगर मेरे को इवेपोरेशन जल्दी कराना है तो मैं क्या करूंगा, उस पानी को फैला दूंगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तुमको भी पता है, सरफेस एरिया वगैरह छोड़ो, चलो कटोरी में पानी है और उसी पानी जमीन में फैला दिए, कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? जमीन वाला। सबको पता है क्यों हुआ, पता है? सोचो, पहले कटोरी में इतना सही सरफेस था, कटोरी का सरफेस, जिसमें सरफेस के, क्योंकि देखो ये जो इवेपोरेशन होता है ना, जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो सरफेस वाले ही होते हैं, बीच वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होगा। वो जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगा वो मॉलिक्यूल, तब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो मॉलिक्यूल सरफेस में होगा वही क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अब सोचो, अगर आप कटोरी का पानी जमीन में गिरा दिए, सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब सरफेस में मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग रहेंगे ना अब तो सरफेस में, अब ज्यादा लोग इवेपोरेट हो सकते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सरफेस का एरिया बढ़ गया है, तो ज्यादा लोग होंगे सरफेस में और उन लोग अब वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। अगर उन लोग वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे, इवेपोरेशन जल्दी हो गया, मतलब जल्दी उड़ेगा ना पानी। बस अब ये जो बात है वो लिखने वाला हूं, इवेपोरेशन इज अ सरफेस
फिनोमिना, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इवेपोरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, सरफेस एरिया के। ठीक है सर, ये बात तो पता है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर इवेपोरेशन बढ़ाऊं, हाँ बढ़ेगा। क्यों पता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इनको तो चाहिए ही ना, इनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये और कूदेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा ना। तो यहां से क्या पता चला, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो यहां से एक बात और लिखूंगा, क्या इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक, अब ध्यान देना, एक दो बातें और लिखनी है मुझे, तो इसको मिटा दूं क्या, इस फोटो को? चलो इसको मिटा देता हूँ। नहीं मिटाऊंगा नहीं यार, एक दो बात तो और समझाना। एक काम करो, तुम लोग इवेपोरेशन लिख लिया ना, इतना इतना को मैं मिटाता हूँ, है ना। तुम लोग मैं पॉज करता हूँ, मैं क्या पॉज करता हूँ, तुम लोग पॉज करो, मिटाओ। अरे यार मैं मिटाता हूँ, ठीक है, लिख लो इसको, नोट्स कर लो, ठीक है। चलो चलो, चलो फिर से आते हैं ना टॉपिक पे। अभी तक क्या बात की हम लोग, इवेपोरेशन के बारे में। अब सोचो, शुरू में जब ये घटना शुरू होगी, कौन सी घटना, इवेपोरेशन की, तो इनिशियली ध्यान देना, समझना, इनिशियली इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अरे यार सर अभी अभी तो इवेपोरेशन चालू हुआ है ना, अभी अभी तो इवेपोरेशन चालू हुआ है। मतलब मैं जब क्या बोलूं, मैं तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, रुको मैं कैसे समझाऊं। हाँ सोचो, जस्ट मैं पानी डाल दिया कंटेनर में, तो शुरू शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा होगा, बात करते हैं। अभी के लिए मान लो शुरू में क्या ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है। ठीक, इनिशियली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा है किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। अब ये कंडेंसेशन क्या है सर? अरे भाई सोचो, सोचो क्या सोचना है। शुरू में मैं तुमको जब समझा रहा था इसके बारे में, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, तो मैं बोला था कि कुछ देर के बाद इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जा रहा था। उस समय का जो प्रेशर होगा उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये बात किए थे। अब कांस्टेंट क्यों होता है इस पे बताता हूँ, ध्यान देना। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उड़ उड़ के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या वो इसकी दीवार से कोलिजन कर सकते हैं? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं, वॉर से कोलिजन हो जाएगा ना इसका। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करके वापस क्या बन जाएंगे, वापस वो लिक्विड बन जाएंगे। सर समझ में आ रहा है ना, कंडेंसेशन का मतलब पता है ना सबको। वेपर से वापस किस में कन्वर्ट होने जाएगा, लिक्विड में, जैसे ही उसमें कोलिजन होगा तो। अब अगर मान लो इवेपोरेशन तो चलो हो ही रहा था, कंडेंसेशन भी तो हो रहा है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे, ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, घड़े वगैरह, घड़े का नहीं, बाल्टी वगैरह का कभी पानी पियो, यही हो गया, मतलब देखे होगे ना यार, बाल्टी में पानी, बाल्टी की पानी को आप ढक्कन लगा के रख दो, है ना, या कुछ भी प्लेट वगैरह से ढकते हैं। तो जब आप प्लेट को उठाओगे तो प्लेट के ऊपर में देखो पूरा पानी पानी रहता है। क्यों होता है? पानी का इवेपोरेशन हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। और इवेपोरेशन होते होते वो ऊपर ऐसे टकराता है उसमें, और टकराने के बाद वो फिर से पानी बन जाता है, पता है ना, ऊपर में पानी पानी हो जाता है। इसी घटना को तो कंडेंसेशन बोलते हैं। सबको पता है ये वाला एग्जाम्पल? हाँ सर पता है। अब सोचो, शुरू में जब जैसे ही आप पानी भरे होगे उस समय इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? मॉलिक्यूल्स का नंबर सोच के देखो। कंडेंसेशन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है, यहाँ पर दीवार वाल में टकराएगा तो कंडेंस हो जाएगा बढ़िया से। पर शुरू में ज्यादा वेपर बना ही नहीं होगा ना। जैसे जैसे वेपर ज्यादा बनते जाएगा, कोलिजन भी बढ़ते जाएगा। शुरू में ज्यादा थोड़ी ना बनेगा, तुरंत थोड़ी ना बन जाएगा सब कुछ, थोड़ा टाइम लगता है, सब में टाइम लगता है ना। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 2 दिन में सिलेक्ट हो जाओगे क्या? समय लगता है। तो भाई ये जो है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर में। अब एक फिक्स अमाउंट के बाद कंडेंसेशन का रेट बढ़ने लगेगा। ठीक, मतलब यहां पर बहुत सारे वेपर्स हो गए तो अब कंडेंसेशन ज्यादा होगा क्योंकि कोलिजन ज्यादा होगा। तो शुरू में इवेपोरेशन की रेट ज्यादा है किससे, कंडेंसेशन से। पर कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, ध्यान रखना इस बात को, क्या बोलने वाला हूं, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद
कंडेंसेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो कोई ना कोई टाइम ऐसा आया होगा जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो, बराबर। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो, रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक, मतलब जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, उतना ही मॉलिक्यूल वापस से, फीलिंग आ रही है, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, उसी रेट से कंडेंसेशन भी हो रहा हो। तो सोचना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो उस टाइम पर यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो यहां पर अभी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मान लो। अब मान लो 5 मॉलिक्यूलों का इवेपोरेशन और हुआ, तो ये 100 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 5 और 5 लोग का इवेपोरेशन हुआ, लेकिन उसी समय 5 मॉलिक्यूल्स का वापस से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो 100 मॉलिक्यूल वेपर में है, फिर इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर वेपर्स बने, उतने ही मॉलिक्यूल वापस से कंडेंसेशन होकर क्या बना दिए, फिर से लिक्विड। मतलब इस समय ये मॉलिक्यूल फिक्स हैं, यहां पर इतना ही होंगे, इवेपोरेशन हो रहा है नो डाउट। तो अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो जितने लोग वेपर बन रहे हैं ना, उतने ही लोग क्या बन जा रहे हैं, वापस से लिक्विड। ठीक, इस समय पे अब यहीं पर देखना, एट दिस टाइम, कौन सा टाइम, एट दिस टाइम, कौन सा टाइम, दिस टाइम, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। डी, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट ओवर दी सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे, कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इन लोग कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर, लगाएंगे ही सर, भाई हवा में उड़ रहा है, सब तरफ टकरा रहा है, तो लिक्विड पे भी तो प्रेशर लगाएगा ही, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वो लोग जो प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, पूरी कहानी समझ में आई? ये जो कांस्टेंट नंबर ऑफ, कोई भी मुंह उठा के कोई भी नहीं, कितना भी नंबर नहीं, ये जो कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब जब इवेपोरेशन का रेट किसके बराबर हो, कंडेंसेशन का, उस समय जो मॉलिक्यूल्स, ये जो वेपर मॉलिक्यूल है, वो जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान देना। अब डिफाइन करते हैं, द प्रेशर exerted over the surface of liquid when the rate of evaporation equal to क्या हो, rate of condensation। क्या बोला मैंने, द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का रेट किसके बराबर हो, कंडेंसेशन के। उस समय का जो प्रेशर होगा, ये जो मॉलिक्यूल, कांस्टेंट मॉलिक्यूल जो लगाएंगे, वो प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक, हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट बात पता चली, बहुत अच्छा। एक दो बातें, एक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक दो बात मुझे बताना, जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर जो है सरफेस फिनोमिना है या नहीं, ये कमेंट करके बताना, है या नहीं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है ना, कमेंट करना इसको। ठीक, सोचना सरफेस फिनोमिना है कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ाने पे कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, सोचना। और ये भी सोचना टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इतना तो तुम लोग एकदम आराम से समझ गए होगे, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो।
अरे रुको यार, एक दो बात और ध्यान आ गया यहाँ पर, तो जगह बचा हुआ है, अगले स्लाइड में लिखने वाला था। हाँ, क्या लिखना है? देखो, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? अभी तो पूरा फीलिंग आ गया कि सर लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा होगा, इवेपोरेशन हो रहा होगा, कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। तो जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा, उस समय का जो प्रेशर होगा, जो ये मॉलिक्यूल लगाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक, अब सोचो मेरे पास दो क्या कहते हैं लिक्विड्स हैं, एक ज्यादा वोलेटाइल है और दूसरा कम वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो ना? वोलेटाइल जो भी ज्यादा होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेंगी, वो जल्दी इवेपोरेट हो सकता है। ठीक, अब सोचो मेरे पास है पानी और मेरे पास है शहद, मेरे पास है पानी और मेरे पास है शहद, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? सर अरे डेफिनेटली पानी का आएगा। पता है क्यों? शहद को भी रख दो, पानी भी रख दो, उतना इवेपोरेट कौन होगा? शहद को देखे हो इवेपोरेट होते? अरे शहद बहुत विस्कस होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, इसलिए वो पूरा चिपका चिपका सा रहता है। समझ में आ रहा है? पर पानी में ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स होता है पर शहद से तो कम होता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना किसमें आसान है? पानी में। मतलब पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से इवेपोरेट होंगे, ज्यादा अच्छे से इवेपोरेट होंगे तो ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। मतलब एक चीज मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा पता है? वेपर प्रेशर जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही बताना था। चलो इसको नोट कर लो, फिर कुछ जुगाड़ और करते हैं। ठीक, चलो।